हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं IIT JEE एडवांस 2013 पेपर 1। ये पार्ट 3 होने वाला है पेपर 1 का। पार्ट 1 में हमने सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन सॉल्व करे थे, पार्ट 2 में हमने मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन सॉल्व करे थे, एंड पार्ट 3 में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इंटीजर करेक्ट टाइप। तो स्टार्ट करने से पहले मैं इतना इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये जो JEE एडवांस का पेपर होता है ये प्योरली कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। तो मैं जो डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं देने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं क्या करूँगा, हर एक क्वेश्चन के बाद तुम्हारी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, उन सारे फॉर्मूलों को मैं बताऊँगा, सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं रिवाइज करवाऊँगा। तो तुम्हें ऑब्वियसली बहुत ही फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो से। चलो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। जैसे ही तुमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 56, द कोएफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म इन द एक्सपांसन ऑफ दिस आर इन द रेशियो ऑफ दिस। ओके, ये तो बहुत ही सिंपल है, 1 + x टू द पावर n का एक्सपांसन है। कुछ देर के लिए इसको n मान के चलो, n, दिस इज कैपिटल N, कुछ देर के लिए बस, ठीक है। तो ऑब्वियसली 1 + x टू द पावर n का जो एक्सपांसन होता है वो सबको आना चाहिए, ये सबसे बेसिक होता है। NCR जनरल टर्म x टू द पावर r इज इक्वल टू 1 से 0 से n तक, ठीक है। तो ये होता है एक्सपांसन। अब देखो, तुम्हें दिख रहा होगा x टू द पावर r का कोएफिशिएंट कितना है, NCR। तो अगर एक कोएफिशिएंट तुम NCR मानते हो तो अगला कोएफिशिएंट क्या होगा, NC जस्ट R+1। उसके बाद वाला कोएफिशिएंट क्या होगा, NCR+2। अब इन्होंने इन तीन कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट, तुम R-1, बहुत सारे लोग NCR-1, NCR+1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तुमने तीन कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट ही लिए। ओके, तो अगर तुमने तीन कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट ले लिए हैं तो इनका रेशियो दिया हुआ है 5:10:14। ओके, सिंपल है। अब उन्होंने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। अभी देखो ध्यान से, ऑब्वियसली दिस अपॉन दिस गिवन है, दिस अपॉन दिस गिवन है, या फिर दिस अपॉन दिस गिवन है, ठीक है। ओके, तो ऑब्वियसली रेशियो, जब रेशियो की बात आती है तो एक फॉर्मूला हमारे दिमाग में आना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं भी पता है तो तुम यहाँ पे डिराइव कर सकते हो। एक सेकंड के लिए ऐसे सोचो, NCR डिवाइडेड बाय NCR-1 का फॉर्मूला क्या हो सकता है, ठीक है। मैं रेशियो निकाल रहा हूँ टू कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट का, बाइनोमियल कोएफिशिएंट का। तो तुम अगर फॉर्मूला डिराइव करने बैठोगे, तुम बोलोगे NCR इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। सिमिलरली इस नीचे वाले NCR-1 को एक्सपांड करो, n फैक्टोरियल, ऊपर जाएगा r-1 फैक्टोरियल इंटू ऊपर एक और टर्म जाएगा n-r+1 फैक्टोरियल। अब जब तुम कैंसल आउट करना स्टार्ट करोगे, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कटेगा, r-1 फैक्टोरियल से यहाँ r बचेगा, n-r फैक्टोरियल से यहाँ n-r+1 बचेगा, ठीक है। तो या तो तुम ऐसे कर सकते हो या फिर तुम डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख सकते हो, जो कि रिकमेंड किया जाता है कि फॉर्मूला डायरेक्टली याद रख लो। NCR अपॉन NCR-1 इज n-r+1 अपॉन r। अब इसको एक और तरीके से रीड करते हैं, कैसे कि ऊपर वाला इज NCR, ऊपर वाला ऑब्वियसली ये r इज ग्रेटर देन नीचे वाला, ठीक है, जस्ट एक बड़ा। तो ऊपर क्या लिखा हमने, n माइनस नीचे वाला r डिवाइडेड बाय ऊपर वाला r। देखो, n में से मैंने ये नीचे वाले r को माइनस किया, n में से नीचे वाले r को माइनस करोगे कितना आएगा, n-r+1 आएगा, ऑब्वियसली ऊपर आ गया वो, एंड नीचे वाले r को हूबहू लिख दो, ठीक है। ऐसे करके अगर फॉर्मूला याद रखोगे बहुत ही आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलो देखते हैं अब। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली हमें दो कंसेक्यूटिव चीज़ों को उठाना पड़ेगा। तो मैंने पहले दो कंसेक्यूटिव चीज़ों को उठाया, ऊपर वाला जो होगा बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा। तो ऑब्वियसली मैं ऊपर NCR+1 को लिखूंगा, जहाँ पे ये जो कैपिटल N है वो कितना है, n+5। अच्छा, नीचे मैं NCR को लिखूंगा जहाँ पे कैपिटल N है n+5CR। इसका जब मैं फॉर्मूला लगाने जाऊंगा तो n में से, जो कि n+5 है, नीचे वाला r माइनस कर दूंगा, डिवाइडेड बाय ऊपर वाला r लिख दूंगा। इसकी वैल्यू गिवन है, दिस इज टू दिस गिवन है 10/5, देख लो। तो यहां से दिस इज इक्वल टू 2। तो अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मेरे पास 2 × r प्लस 2 × 1 इज इक्वल टू n+5 माइनस r आ चुका है। नाउ वी कैन सी 3r की वैल्यू कितनी आ गई, n+3। एक रिलेशन n एंड r में आ गया। दूसरा रिलेशन कैसे आएगा, दूसरे रेशियो को यूटिलाइज करेंगे। ऑब्वियसली हम लोग कौन सी यूटिलाइज करने वाले हैं, अब ये दोनों। मैंने इसको और इसको क्यों नहीं यूटिलाइज किया, क्योंकि ये दोनों ऑब्वियसली कंसेक्यूटिव नहीं है,
तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला हम लोग नहीं लगा पाएंगे, उसके लिए फिर से हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। लेकिन हम लोग जब इन दोनों को यूज कर सकते हैं तो क्यों उन दोनों को यूज करें। ओके, तो ऊपर फिर से क्या लिखोगे तुम, n प्लस 5CR+2 और नीचे क्या लिखोगे, n प्लस 5CR+1 और इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, n प्लस 5 में से नीचे वाला माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय ऊपर वाला लिख दो और ये आना कितना चाहिए 14/10। देखो रेशियो कितना गिवन है 14/10। ओके, सो 14/10 इज बेसिकली 7/5। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, दिस इज व्हाट, दिस इज n माइनस r प्लस 4। ठीक है, 5 माइनस 1 4 हो गया, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5n माइनस 5r प्लस 20 इज इक्वल टू 7r प्लस 7 इंटू 2 14। ओके, सो वी कैन सी 5n 20 माइनस 14 कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 7 प्लस 5 12r। मुझे चाहिए क्या है, मुझे चाहिए है n, तो मैं किसको एलिमिनेट करूंगा, ऑब्वियसली r को एलिमिनेट करूंगा। यहाँ पे 3r की वैल्यू n प्लस 3 है, तो 12r को आई कैन राइट 4 इंटू 3r विच इज इक्वल टू n प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 5n प्लस 6। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, दिस इज 4n प्लस 12 एंड दिस इज 5n प्लस 6। 5n माइनस 4n इज n इज इक्वल टू 6। n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये इजियर साइड पे था, n की वैल्यू 6 आ गई। ये मैक्सिमम बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये बाइनोमियल का ये बेसिक सा फॉर्मूला लोग याद रख लेते हैं, नहीं भी याद रहता है बच्चों को तो ये डिराइव कर लेते हैं बच्चे एग्जाम में। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटरेस्टिंग है थोड़ा। बोला गया पैक ऑफ n कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to n। मेरे पास कार्ड्स हैं, पहले वाले कार्ड पे नंबर है 1, दूसरे वाले पे 2, तीसरे वाले पे 3, चौथे वाले पे 4, पाँचवें वाले 5। इसी तरीके से कोई kth कार्ड है उस पर k नंबर है, अगला वाला का k+1 नंबर है। इसी तरीके से n कार्ड्स है रखे हुए। ठीक है, बोला गया 2 कंसेक्यूटिव नंबर्ड कार्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द पैक एंड द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द रिमेनिंग कार्ड इज दिस। वाओ, देखो n कंसेक्यूटिव कार्ड्स है तो ऑब्वियसली सम टोटल कितना आता, n इंटू n प्लस 1/2। कहाँ से आया, सम ऑफ n नेचुरल नंबर से। लेकिन ये एग्जैक्टली सम नहीं गिवन है, इसमें से क्या रिमूव कर दिया गया, 2 कंसेक्यूटिव कार्ड्स को, और जो भी कंसेक्यूटिव कार्ड्स रिमूव किया उसमें स्मॉलर वन का वैल्यू है k, तो k-20 की वैल्यू पूछी गई है। तो ऑब्वियसली ये दोनों रिमूव हुआ होगा, k+1। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है 2k+1। दिस शुड बी इक्वल टू 1 2 2 4। ठीक है, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा चीज़ों को, तो दिस इज n² प्लस n माइनस 4k+2 इज इक्वल टू दिस इज 8 4 4 2। ठीक है, देख लेते हैं अब, दिस इज n² प्लस n माइनस 2 एंड ये इधर जाएगा तो और -2 4 4 8 इज इक्वल टू 4k आ गया। तो यहाँ से मेरे पास आ गया n² प्लस n एंड दिस इज व्हाट -2 4 5 0, दिस इज इक्वल टू 4k। क्या ये फैक्टराइज हो रहा है, आई गेस होना तो चाहिए। देखो 49 इंटू 50 आ रहा है क्या, 49 इंटू 50 आ रहा है क्या, 0 0, यस 49 इंटू 50 आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज n² मतलब 49 रखोगे तो ऑब्वियसली 0 आ जाएगा, तो n माइनस 50 इंटू n माइनस 49 दिस इज इक्वल टू 4k, है ना, 4k आ गया। ओके, अब देखो, अब मुझे किसी भी तरीके से k की वैल्यू निकालनी है। मुझे k एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन मुझे अब इतना पता चल चुका है कि हमारा जो भी n होगा, जो भी n होगा, 2n का मल्टीपल 4 के मल्टीपल के बराबर होगा। तो ऑब्वियसली या तो ये वाला 4 का मल्टीपल होगा, या तो ये वाला 4 का मल्टीपल होगा, या तो दोनों के दोनों 4 के मल्टीपल होंगे। लेकिन हमें दिख रहा है दोनों के दोनों कभी 4 के मल्टीपल हो नहीं सकते हैं, क्योंकि n की वैल्यू कुछ रखोगे, अगर ये इवन आया तो ये अपने आप ऑड आ जाएगा, है ना। तो मैं अगर इसको बोलूँ कि दिस इज 4 का मल्टीपल, इफ n माइनस 50 इज 4 का मल्टीपल, दिस मीन्स n की वैल्यू किस टाइप की है,
50 को 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है 2, तो 4k या 4 लैम्डा प्लस 2 टाइप है, 4 लैम्डा प्लस 2 टाइप आएगा तभी n-50 डिविजिबल होगा। तो या फिर n-49 अगर डिविजिबल है तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 लैम्डा प्लस 1 टाइप होगी, दोनों में से कुछ भी पॉसिबिलिटी है। ओके, नाउ इफ वी आर सेइंग n की वैल्यू 4 लैम्डा प्लस 2 है एंड ऑब्वियसली दिस शुड बी पॉजिटिव, तो 4 लैम्डा प्लस 2 की वैल्यू 50 से ज़्यादा आना चाहिए। 10 रखोगे तो कितना आएगा 42, 11 रखोगे 46, 12 रखोगे 50 आ रहा है ना, जस्ट 12 पे 50 आ रहा है, तो 13 पे कितना आएगा 13 इंटू 4 प्लस 2 54 आ गया, ठीक है। ओके, तो n की वैल्यू 13, लैम्डा की वैल्यू मैंने 13 रखी, अगर लैम्डा की वैल्यू 13 रखी तो n की वैल्यू कितनी आ गई 54, तो जैसे ही 54 रखा तो दिस इज 4 इंटू 54 माइनस 49 डेट इज 4 1 5 20, दिस इज इक्वल टू 4k, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ओके, k की वैल्यू भाई 5 आ गई। अच्छा, k की वैल्यू 5 हो ही नहीं सकती है क्योंकि k माइनस 20 नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, तो नेक्स्ट देखते हैं अब। ओके, तो यहाँ पे हमने फैक्टराइज शायद रॉन्ग कर दिया है, देखो ध्यान से, दिस शुड बी n प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 49 है ना, तो दिस इज 50n माइनस 40, हाँ ये सही है। अब तो अब देखो ऑब्वियसली 4n प्लस 2 टाइप होगा। अब लैम्डा की वैल्यू अगर 12 रखते हैं तो ऑब्वियसली क्योंकि ये पॉजिटिव लाना है मुझे, मैं 11 नहीं रख सकता हूँ, 11 रखूँगा तो ये 46 आ जाएगा जो कि ये नेगेटिव कर देगा इसको। तो मैं अगर लैम्डा की वैल्यू 12 रखता हूँ, लैम्डा की वैल्यू 12 रखूँगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, तो दिस इज 50 प्लस 50 डेट इज़ 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 4k, तो k की वैल्यू वहाँ पे 25 आ रही है, ठीक है। लेकिन मैं जब लैम्डा की वैल्यू 13 रखता हूँ, देखो कितना आ रहा है 54, तो 50 प्लस 54 इज 104 इंटू 54 माइनस दिस इज 5 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना आ रहा है देखना, 4 दूना 8 2 4, तो k की वैल्यू जो है लैम्डा से भी बड़ी आ जा रही है। दिस मीन्स इसके आगे हम लोग जा ही नहीं सकते, लैम्डा इज इक्वल टू 13 हो ही नहीं सकता, लैम्डा इज इक्वल टू 12 ही होना पड़ेगा। उस टाइम पे k की वैल्यू 25 आ जाएगी एंड 25 माइनस 20 का जो आंसर है वो कितना आ गया 5। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहीं पे हमें क्या करना था, हिट एंड ट्रायल वगैरह करना था, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करना था और देखना था क्या क्या वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कर रखा है अपने चॉकलेट प्रॉब्लम सीरीज़ में, फिर भी देख लेते हैं, यहाँ पे अब आ चुका है। तो ये प्रोबेबिलिटी का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बोला जाता है, मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी था। चलो देख लेते हैं। ऑफ द 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स E1, E2 एंड E3 द प्रोबेबिलिटी दैट E1 अकर्स इज अल्फा। इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली क्या किया करो, वेन डायग्राम बना दो। अब मेरे पास 3 अलग अलग इवेंट्स हैं, दिस इज E1, this is E2, this is E3. Only E1 occurs is alpha, only E2 occurs is beta and only E3 occurs is gamma, ठीक है। वहाँ पे मैंने एक तरीके से सॉल्यूशन दिया है जहाँ पे बहुत बेसिक से मैंने बताया है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली भी लिखने वाला हूँ, ठीक है। ये भी बेसिक ही है लेकिन ये दूसरे तरीके से मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, let the probability P that none of the events E1, E2 or E3 occurs satisfy the equation this. None of the events P मतलब बाहर वाला चीज़ है P एंड ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। All the given probabilities are assumed to lie in 0 to 1. Obviously ये नहीं भी देगा तो हम assume करके चलेंगे। Then we have to find the probability of occurrence of E1 and probability of occurrence of E3. तो इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ E1 को हमने x माना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ E2 को हमने y माना एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ E3 को हमने z माना कुछ देर के लिए, ठीक है। तो हमें दिख रहा होगा E1, E2, E3 सारे के सारे इंडिपेंडेंट। तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट में एक खास बात होती है कि अगर E1 एंड E2 इंडिपेंडेंट है तो E1 बार एंड E2 बार भी इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। सिमिलरली E1 बार एंड E2 भी इंडिपेंडेंट होगा, सिमिलरली E1 एंड E2 बार भी इंडिपेंडेंट होगा। मतलब कोई भी जितने भी
पॉसिबिलिटी है वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट होंगे। ओके, दिस मेक्स लाइफ ईजियर, है ना, ये हमारा लाइफ को थोड़ा ईजी बना देता है, क्योंकि अब हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। डेट इज प्रोबेबिलिटी, अगर E1 इंटरसेक्शन E2 लिखना है मुझे, तो आई कैन डायरेक्टली राइट प्रोबेबिलिटी E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी E2, क्योंकि वो दोनों के दोनों कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। ओके, अब मैं x को देखूं तो व्हाट इज x, या फिर मैं p को निकालना चाहूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p इन टर्म्स ऑफ x y z एंड ऑल। p का मतलब क्या है कि बाहर वाला, ना E1 हो, ना E2 हो, ना E3 हो, ना ही E1 हो, ना ही E2 हो, ना ही E3 हो। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, p ऑफ E1 यूनियन U2 यूनियन U3 से ये सब करके 1 माइनस दिस कर दोगे। ठीक है, तो यहां से भी p आ जाएगा, लेकिन मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं। डायरेक्टली कैसे लिखोगे, तो तुम बोलो E1 ना हो, उसका प्रोबेबिलिटी 1 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, E1 होने का प्रोबेबिलिटी x है, तो E1 नहीं होने का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस एक्स है। E2 ना हो 1 माइनस वाई, E3 ना हो 1 माइनस जेड। क्या मैं डायरेक्टली p को ऐसा लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट है। ओके, नाउ आई कैन सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा कब होगा, अल्फा में मतलब E1 हो x, E1 हो x है प्रोबेबिलिटी। अल्फा में आने के लिए तुम्हें E1 तो होना चाहिए, लेकिन E2 ना हो एंड E3 भी ना हो। सिमिलरली बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, देखो बीटा इज E2 हो, बाकी दोनों ना हो। सिमिलरली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा, देखो गामा का E3 हो, बाकी दोनों ना हो। ओके, तो ये अल्फा बीटा गामा पी सब कुछ मेरे पास एक्स वाई जेड के टर्म में आ गया, और मुझे अल्टीमेटली निकालना क्या है, एक्स अपॉन जेड क्या होगा। तो मैं एक्स अपॉन जेड निकालने की कोशिश करूंगा। वी हैव टू इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस का यूज करूंगा मैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखो, अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू पी इज इक्वल टू अल्फा बीटा। पहले मैं इसको यूज कर रहा हूँ, अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू पी इज इक्वल टू अल्फा बीटा। आई गेस सही लिखना है, क्योंकि गलत हो जाएगा। अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू पी इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अब अल्फा की वैल्यू लिख दो भाई, एक्स इंटू 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड, एक्स इंटू 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड, माइनस 2 इंटू बीटा की वैल्यू लिख दो, वाई इंटू 1 माइनस एक्स 1 माइनस जेड। ओवरऑल किससे मल्टीप्लाई करना है, पी से, डेट इज 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड इज इक्वल टू किसके बराबर करना है तुम्हें, देख लो ध्यान से। इज इक्वल टू मैं नीचे लिख रहा हूँ अल्फा बीटा, अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू वाई आएगा। दोनों में, एक में 1 माइनस एक्स है, एक में 1 माइनस वाई है, और दोनों में 1 माइनस जेड है, तो 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक 1 माइनस जेड से एक 1 माइनस जेड कट जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ से भी 1 माइनस जेड कॉमन आएगा, यहाँ से भी कॉमन आएगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब बचता क्या है हमारे पास, देखते हैं। बचता ये है 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई भी कट गया। ठीक है, अल्टीमेटली मेरे पास आया क्या, देखते हैं। x इंटू 1 माइनस वाई डेट इज x माइनस एक्स वाई माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 2xy इज इक्वल टू xy। ठीक है, तो दिख रहा होगा हमें कि x माइनस 2y प्लस XY इज इक्वल टू XY, और यहाँ से बोल सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2y। ठीक है, x और y में एक रिलेशन आ गया पहले वाले इक्वेशन से। चलो सिमिलरली दूसरे वाले इक्वेशन को यूज करेंगे। दूसरा वाला इक्वेशन है बीटा माइनस 3 गामा इंटू पी, बीटा माइनस 3 गामा इंटू पी। मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इसको लिख लेता हूँ, बाकी सबको रिड्यूस रब कर देता हूँ इसको। बीटा माइनस 3 गामा इंटू पी इज इक्वल टू बीटा माइनस 3 गामा इंटू पी इज इक्वल टू 2 बीटा गामा, 2 बीटा गामा लिखो। अब बीटा इज y इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस जेड माइनस 3, गामा इज z इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू पी इज 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड इज इक्वल टू 2 इंटू बीटा गामा डेट इज वाई जेड 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड। ठीक है, फिर से कैंसिल आउट हो रहा है, 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड 1 माइनस एक्स
एक 1 माइनस एक्स यहाँ से निकलेगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, दिख रहा होगा तुम्हें। अल्टीमेटली बचता क्या है देख लेते हैं। अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा वो देख लेंगे। इसको हटा देते हैं, मैंने एक इक्वेशन लिख लिया है ऑलरेडी। ओके, वी कैन सी डैट y इंटू वाई माइनस वाई जेड माइनस 3z माइनस माइनस प्लस 3yz इज इक्वल टू 2yz। तो अल्टीमेटली ये भी कैंसल आउट हो गया एंड y इज इक्वल टू 3z आ गया। ठीक है, y इज इक्वल टू 3z आ गया, ये दूसरा इक्वेशन है। मुझे चाहिए x अपॉन जेड, मुझे चाहिए x अपॉन जेड। तो x इज इक्वल टू 2y दैट इज 3z, x इज इक्वल टू 6z, सो x अपॉन z इज इक्वल टू 6। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता हमें ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, कोई सोच भी नहीं सकता ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही डिफ़िकल्ट, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो आईआईटी की यही खास बात है, हर साल 1-2 क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं वो जो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाले करेंगे। ठीक है, चलो सीख लिया। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि अब इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी आएंगे तुम बहुत ही आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है अपने चॉकलेट प्रॉब्लम सीरीज़ में, तो मैं पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करूँगा। तुम जाके चॉकलेट प्रॉब्लम CP 18 देख सकते हो ना, चॉकलेट प्रॉब्लम 18 देख सकते हो, इसी प्लेलिस्ट में तुम्हें दिख जाएगा इसका फुल सॉल्यूशन। मैं यहाँ पे बस बता रहा हूँ, दिस इज ए हॉरिजॉन्टल एलिप्स, तो ये एलिप्स ऐसा आएगा कुछ तो। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि h हाफ से 1 में, हाफ से 1 में देखना है मुझे, डेल्टा h निकालना है। जहाँ पे h,0 एक पॉइंट है, यहाँ पे एक डबल ऑर्डिनेट बनाया गया, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया गया 2, ऑब्वियसली ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो एक का नाम बोला गया P, एक का नाम बोला गया Q एंड दिस पॉइंट इज h,0। तो ऑब्वियसली h,0 है तो इसका x कोऑर्डिनेट तो h ही होगा, इसका भी x कोऑर्डिनेट h ही होगा, और y कोऑर्डिनेट निकाला जा सकता है h² 4 + y² 3 इज इक्वल टू 1। तो 3 टाइम्स रूट अंडर 3 टाइम्स 1 माइनस h² 4। ठीक है, और यहाँ पे विथ नेगेटिव साइन आ जाएगा 3 टाइम्स 1 माइनस h² 4। ठीक है, ये y कोऑर्डिनेट आ गया। ये वाला पॉइंट पता चल जाएगा कैसे, टेंजेंट का इक्वेशन लिख दोगे x1 अपॉन 4 प्लस y1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 से। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 होने वाला है तो y को 0 रखोगे तो x1 तुम्हारे पास आएगा 4 अपॉन x, और x1 नहीं, x आएगा तुम्हारे पास 4 अपॉन x1 दैट इज 4 अपॉन h,0। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट भी आ गया। नाउ वी नो डैट P, Q एंड R, तो ये सिमेट्रिक है पूरा, तो एरिया निकालना बहुत आसान, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट मुझे पता है, हाइट कितना है देख लो। मैं अगर डेल्टा h लिखने की कोशिश करूँगा तो वो आएगा हाफ बेस, बेस क्या होगा 2 टाइम्स y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट कितना है रूट अंडर 3 इंटू 1 माइनस h² 4 इंटू हाइट, हाइट कितना है 4/h माइनस h। ये तुम्हारा डेल्टा आ गया। ठीक है, तो डेल्टा h अल्टीमेटली आ चुका है, 2 से 2 कट जाएगा, दिस इज √3/2, क्योंकि 3/4 में बाहर निकालूंगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा 4 माइनस h² पे पावर 1/2, और यहाँ भी 4 माइनस h² अपॉन h। तो ये अल्टीमेटली तुम्हारा आ जाएगा √3/2, 4 माइनस h² पे पावर 3/2 डिवाइडेड बाई h। ठीक है, ये तुम्हारा डेल्टा आ जाएगा। अब डेल्टा आ ही चुका है तो यू कैन सी मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो जब तुम डेल्टा डैश h निकालोगे तो वो ऑलवेज नेगेटिव आ जाएगा, ऑलवेज नेगेटिव आ जाएगा। दिस मीन्स डेल्टा h इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन इन 1, ऑलवेज नेगेटिव नहीं, 1/2 से 1 में नेगेटिव आ जाएगा। तो तुम्हें दिख रहा होगा 1/2 से 1 में डिक्रीजिंग फंक्शन, दिस मीन्स मैक्सिमा कहाँ लेगा 1/2 पे, मिनिमा कहाँ होगा 1 पे। तो ऑब्वियसली एक बार डेल्टा h अगर मैक्सिमम निकालने जाऊँ तो h की वैल्यू क्या पुट करोगे 1/2, तो √3/2 इंटू 4 माइनस 1/4 पे पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2। ठीक है, ये डेल्टा h मैक्सिमम आ जाएगा। डेल्टा h मिनिमम कितना आएगा एट 1 पे, तो √3/2 इंटू 4 माइनस 1 पे पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, तो ये डेल्टा h मैक्सिमम डेल्टा h मिनिमम दोनों आ गया। अब जो भी पूछा गया वो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 8/10 से। ठीक है, ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। एंड ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलेंगे तुम्हें।
ओके, सो इन्होंने बोला है कंसिडर अ सेट ऑफ 8 वैक्टर्स वी। अब इन्होंने ऑलरेडी बता दिया तुम्हारा जो ये वी सेट है इसमें टोटल 8 वैक्टर्स है, नहीं तो बहुत बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी सी को बोल दिया उन्होंने -1 1 होगा, तो अगर मैं वी वैक्टर लिखना स्टार्ट करूँ तो आई कैप जे कैप के कैप, एक वेक्टर तो ये आएगा, मैंने सबको 1 रख दिया। इसी का काउंटर पार्ट एक आएगा -i कैप -j कैप -k कैप। सिमिलरली दूसरा वेक्टर क्या आएगा, एक को नेगेटिव बनाओ, इसी का काउंटर पार्ट क्या आएगा, बाकी दोनों को नेगेटिव बनाओ। इसी तरीके से नेक्स्ट आएगा i कैप -j कैप +k कैप, और इसी का काउंटर पार्ट क्या आएगा, -i कैप +j कैप -k कैप। एक और आएगा i कैप -j कैप +j कैप -k कैप, इसी का काउंटर पार्ट क्या आने वाला है, -i कैप -j कैप +k कैप, ठीक है। तो ये सारे 8 वेक्टर्स जो भी है ये V के अंदर है, ठीक है। अब जब तुम इस 8 वेक्टर्स को देखोगे तो ये वेक्टर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये जो वेक्टर है इसका काउंटर पार्ट मतलब उसका नेगेटिव, मतलब इसका डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ये है, बस दोनों वेक्टर सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। सिमिलरली ये दोनों, सिमिलरली ये दोनों, सिमिलरली ये दोनों, ठीक है। ओके, तो तुम क्या करो, फोकस करो इन 4 वेक्टर पे। इन 4 वेक्टर को जब देखोगे तो तुम्हें दिखेगा ये चारों क्या हैं। तो एक यूनिट डायमेंशन का क्यूब लिया जाए तो उसके बॉडी डायगोनल है ये, ठीक है। बोला गया 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर कैन बी चूजन इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power p। मुझे 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर सेलेक्ट करने हैं, तो मैं 2 तरीका बताने वाला हूँ। तुम एक सेकंड ऐसे सोचो, अगर यूनिट रेडियस का मेरे पास क्यूब हो, यूनिट रेडियस बोल रहा हूँ, यूनिट साइड लेंथ का क्यूब हो, तो अगर ये 0,0,0 है तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट इसका जो अपोजिट है 1,1,1 होगा, दिस विल बी 1,0,0, सिमिलरली दिस विल बी 0,0,1, ठीक है ऑब्वियसली, और ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0,1,0। तो जब मैं वेक्टर लिखना स्टार्ट करूँगा डायगोनल वेक्टर, तो पहला वाला डायगोनल वेक्टर ये i कैप +j कैप +k कैप वाला बन जाएगा। सिमिलरली और अलग अलग बॉडी डायगोनल बनते जाएंगे। मतलब तुम एक जिस रूम में बैठे हो उसको सोचो, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को ज्वाइन करो, सिमिलरली उस कॉर्नर से इस कॉर्नर को ज्वाइन करो, उस कॉर्नर को इस कॉर्नर से, 4 कॉर्नर को ज्वाइन करोगे, 4 बॉडी डायगोनल आएंगे। सेंटर से चलोगे तो एक उधर गया तो इधर वाला, इधर गया तो इधर वाला, दोनों अपोजिट आए हैं मेरे पास। टोटल 8 के 8 बॉडी डायगोनल्स हैं। बस ये विजुअलाइजेशन कर लिया, क्वेश्चन खत्म। अब तुम सोचो तुम्हारे पास 8 बॉडी डायगोनल है, ठीक है। अब तुमने वेक्टर सेलेक्ट करना स्टार्ट किया, कोई भी 3 सेलेक्ट किया तुमने, कोई भी 3 सेलेक्ट किया, तो या तो तुम ऐसे कर सकते हो कि तुम्हारे पास 4 बॉडी डायगोनल है, चारों वेक्टर्स पता है, 4 में से तुम कोई भी 3 को सेलेक्ट करोगे, 4 में से कोई भी 3 सेलेक्ट करोगे, हमेशा वो नॉन कोप्लेनर होंगे, बॉडी डायगोनल्स हमेशा नॉन कोप्लेनर होंगे। 4 में से कोई भी 3 सेलेक्ट कर लो, लेकिन सबका 2-2 काउंटर पार्ट है, जो भी सेलेक्ट किया उसका 2 होगा, उसका 2 होगा, उसका 2 होगा। अल्टीमेट आंसर तो ये आ गया, ठीक है। क्या हुआ, 4 जो भी मैंने 4 को सर्कल किया है इसमें से कोई भी 3 सेलेक्ट कर लो, लेकिन सबका 2 काउंटर पार्ट है। दिस मीन्स कि अगर ये सेलेक्ट किया तो इसके जगह ये भी सेलेक्ट कर सकते हो, ये सेलेक्ट किया तो इसके जगह ये भी सेलेक्ट कर सकते हो, ये सेलेक्ट किया तो इसके जगह ये भी सेलेक्ट कर सकते हो, इसीलिए 3 बार 2 2 2, ठीक है। तो ये आंसर हो जाना चाहिए एक तो 4 × 2 × 2 × 2, तो दिस इज 2 की पावर 5, तो p की वैल्यू डायरेक्टली 5 आ गई। दिस इज वन ऑफ द वे। या फिर दूसरा वे क्या हो सकता है, मेरे पास 8 वेक्टर्स हैं, 8 में से मैं कोई भी 3 सेलेक्ट करूंगा अलग अलग बॉडी डायगोनल्स, तो 8 में से मैंने कोई भी एक सेलेक्ट किया। अब जो भी सेलेक्ट किया मैंने उसका अपोजिट वाला नहीं करूंगा, ठीक है। तीनों के तीनों नॉन कोप्लेनर होने चाहिए ऑब्वियसली, तो मैंने जो भी सेलेक्ट किया तो उसका अपोजिट वाला नहीं करूंगा। तो मैंने 8 में से कितनों को हटा दिया सेकेंड बार सिलेक्शन करने में, 2 को हटा दिया। टोटल बचे कितने मेरे पास, 6। मैं क्या करूंगा, उन 6 में से कोई एक सेलेक्ट कर लूंगा, फिर से 2 हटा दूंगा, बचे कितने, 4। उन 4 में से कोई एक सेलेक्ट कर लूंगा। लेकिन यहाँ पे मुझे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक एक करके अलग अलग सेलेक्ट किए। तो हो सकता है बॉडी डायगोनल 1 सेलेक्ट हो, बॉडी डायगोनल 2 सेलेक्ट हो, बॉडी डायगोनल 3, एंड ये ऐसा भी हो सकता है बॉडी डायगोनल 2 सेलेक्ट हो, 1 सेलेक्ट हो, 3 सेलेक्ट हो, बॉडी डायगोनल 1 सेलेक्ट हो, 2 सेलेक्ट हो, 3 सेलेक्ट हो, ठीक है। दिस मीन्स जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें ओवर काउंटिंग हो जाएगा, इसलिए 6 फैक्टोरियल से हर एक केस 6 बार काउंट होगा, इसलिए डिवाइड बाय 6 कर दिया। तो अल्टीमेटली इसको भी जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये 2 to the power 5 ही आएगा।
आंसर P इज इक्वल टू 5 आ गया। तो या तो ऐसे किया या तो ऐसे किया, तुम्हें जो मेथड समझ में आया बहुत ही बढ़िया, समझ में आने से मतलब है, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, पेपर 1 देखा गया तो ऑन द टफर साइड था मैथ्स का, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन थे जो बहुत ही इजी थे, सिंगल करेक्ट टाइप में क्वेश्चंस कुछ इजी आए हुए थे, लेकिन मल्टीपल करेक्ट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे। एंड इंटीजर टाइप में तो पूछो ही मत, शुरुआत का 1-2 क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इजी था, ये वाला क्वेश्चन ऑन मॉडरेट लेवल था, बच्चों ने हिट एंड ट्रायल कुछ कुछ किया होगा, ओके। उसके बाद ये क्वेश्चन तो पूछो मत, बहुत ही टफ था। उसके बाद ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही टफ था, ठीक है, बच्चों ने यहाँ पे गुफ ऑफ किया होगा, सिली मिस्टेक किया होगा, गलत किया होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद ये वाला भी क्वेश्चन ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट था। तो 5 में 3 क्वेश्चन तो टफ ही थे, 2 क्वेश्चन करने लायक थे, ठीक है। तो चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।